नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई ने एक बेहद ही खतरनाक और चिंताजनक रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक भूचाल आ चुका है जिसने पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक ऐसा दाव किया है जो सीधे तौर पर राज्य की पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआईडी के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सत्ता का अहंकार किसी भी लोकतंत्र को तानाशाह से बदल सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। यदि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी वीडियो के एंकर की तरह आलस मत दिखाइए, अभी लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर या फिर राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं। अभिषेक बैनर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान उनके कार्यालय से जुड़े और उनके करीबी लगभग 25 लोगों को राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सीआईडी के बिना किसी उचित नोटिस के अचानक पूछताछ के लिए बुला लिया है या उन्हें जबरन उठा लिया गया है। अभिषेक का साफ तौर पर कहना है कि सब केवल पूछताछ के नाम पर एक दिखावा है, जबकि असल मकसद इन 25 लोगों को डराना, धमकाना और उन पर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ झूठे बयान देने का दबाव डालना है। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है दोस्तों, अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया है कि इन लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक दुनिया में सबसे खराब स्तर की धमकी करार दिया है। अपने बयान में अभिषेक बैनर्जी ने बिना नाम लिए सीधे तौर पर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी सरकार जिसका अपना मुख्यमंत्री कैमरे पर कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और जिसके सिर पर कई सीबीआई मामले की तलवार लटक रही थी, वह अब उन्हें निशाना बनाने के लिए राज्य की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यह संदर्भ सीधे तौर पर नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन की ओर इशारा करता है, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा काला अध्याय रहा है। अभिषेक ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार जो चाहे कर ले, वह अपनी आखिरी सांस तक घुटने नहीं टेकेंगे। यह बयान दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस और वर्तमान राज्य सरकार के बीच की राजनीति लड़ाई अब एक निजी और संस्थागत टकराव में बदल चुकी है, जहां कानून प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी बयानों और कोलकाता उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं। कल्याण बैनर्जी ने कोलकाता के उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को गरिमा और मौलिक अधिकारियों की रक्षा पर किए गए टिप्पणी का स्वागत किया। एक जनहित याचिका हवाला देते हुए कल्याण बैनर्जी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मानव गरिमा की रक्षा भारत के संवैधानिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है और किसी भी आरोपी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को सभी पुलिस स्टेशन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि सार्वजनिक अपमान, अंडे फेंकने, भीड़ द्वारा हिंसा और लीचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके। यह जनहित याचिका उन्हें हालिया घटनाओं के बाद दायर की गई थी, जिनमें राज्य में आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था और विपक्षी नेताओं को अंडे के हमले का निशाना बनाया गया था। यह समझना बेहद जरूरी है कि अभिषेक बैनर्जी और उनके सहयोगी पर यह सारा दबाव किस मामलों को लेकर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह विवाद है कि जिसे साइन गेट कहा जाता है। दरअसल यह पूरा मामला एक ऐसे पत्र से जुड़ा है जिस पर लगभग 70 विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर होने का आरोप है। यह पत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा को सौंपा गया था, जिसे कथित तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नामित किया गया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि यह दस्तावेज अभिषेक बैनर्जी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया गया था और यही कारण है कि सीआईडी इस मामले में उनसे और उनके करीबियों से पूछताछ करना चाहती है। सीआईडी का तर्क है कि अभिषेक बैनर्जी की गवाही उन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता स्थापित करने और इस विवाद पत्र से जुड़े मूल प्रस्ताव का पता लगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी सिलसिले में सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को कई समन भेजे हैं और उनके कार्यालय पर छापेमारी भी की है, जिसे उनके वकीलों ने पुलिस का सुनियोजित उत्पीड़न बताया है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो यह राजनीतिक एक क्रूर चक्र को दर्शाता है। एक समय था जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी और उस समय के विपक्षी दल राज्य पुलिस राजनीतिकरण और दुरुपयोग का आरोप लगाते थे। आज जब सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है तो तृणमूल कांग्रेस खुद को उसी स्थिति में पा रहा है। यह दिखाता है कि भारत की राजनीति में जांच संस्थाओं का पतन कितनी तेजी से हो रहा है
जब एजेंसियां निष्पक्ष जांच करने के बजाय राजनीतिक आकाओं को इशारा पर काम करने लगती है तो यह सिर्फ किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि यह पूरे लोकतंत्र की हार है। आज जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी के 25 करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध देता है। यह लड़ाई अब केवल कानूनी नहीं रह गई, बल्कि यह एक धारणा की लड़ाई बन गई है, जहां सत्ता पक्ष दिखाना चाहता है कि वह कितना ताकतवर है और विपक्ष यह साबित करने में लगा है कि वह किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। इस पूरे प्रकरण का भारतीय राजनीति और खासकर पश्चिम बंगाल के भविष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियां इसी तरह से राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए काम करती रही तो इससे जनता का कानून व्यवस्था से पूरा तरह से भरोसा उठ जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय का दखल इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका भी इस बेकाबू होती स्थिति को लेकर चिंतित है। जब किसी नेता को कार्यालय के कर्मचारी और उनके परिवार और यहाँ तक कि महिलाओं को भी राजनीतिक लड़ाई में घसीटा जाता है तो ये राजनीति के गिरते स्तर का सबसे चिंताजनक उदाहरण बन जाता है। अभिषेक बैनर्जी का यह कहना है कि वे अपने आखिरी सांस तक नहीं झुकेंगे। उनके समर्थकों में एक नया जोश भर सकता है, लेकिन साथ ही राज्यों में राजनीतिक टकराव और हिंसा के एक नए दौर की शुरुआत भी कर सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, न कि उसे राज्य की भारी भरकम मशीनरी द्वारा कुचल दिया जाना चाहिए। इस लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में यह दौर हमेशा एजेंसी के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्य के हनन के लिए याद रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की यह सड़कों से लेकर अदालत तक की लड़ाई आने वाले समय में देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगी। तो दोस्तों, आपको यह विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय